गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आए हैं। तो इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है। इसके बगैर हम किसी सेंटेंस को बना ही नहीं सकते, क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक सेंटेंस के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके साथ सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब क्या लगेगी, उस चीज़ को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, ये होता है इसका एग्रीमेंट। इसको हम बोलते हैं अनुरूपता। ठीक है। अब ये कहता है कि भाई कोई भी वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अनिवार्य है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों का होना ही जरूरी है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पर किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है और यहाँ पे ही शी इट का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन के रूप में भी हो सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। हमारा जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, कर्ता और क्रिया में अनुरूपता होना। सब्जेक्ट और हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और उसके साथ क्या वर्ब लगेगी, ठीक है, उसके अनुरूप वो सिंगुलर भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कर्ता यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके अनुरूप सिंगुलर ही होनी चाहिए। अब वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है ऑर्डिनरी वर्ब, जिसको हम साधारण क्रियाएं कहते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि कर्ता और क्रिया में समरूपता होनी अति आवश्यक है। नीचे दिए कुछ वाक्यों को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्रिया सिंगुलर या प्लूरल होती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए कह रहा है कि इसके अंदर जो वर्ब होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल भी हो सकती है। और वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में प्लूरल माना जाता है। यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो हमारी प्लूरल मानी जाती है। ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब एक वचन बनाने के लिए उस वर्ब के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। समझ आया बच्चा कैसे। अब जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। इसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ कर देंगे। ठीक है। यानी फर्स्ट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या हुई, गो, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, गोज। तो उसको हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए एस और ई एस का यूज़ करते हैं। अब यू क्या है, हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को हम प्लूरल बना देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर रहती है। दे प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अब ये बता रहा है कि आपको कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बी की कई तरह की फॉर्म होती है। अगर हम बी को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में करेंगे। अगर हम बी का यूज़ एक पास्ट टेंस के रूप में करते हैं तो वहाँ हम वाज और वर का यूज़ करेंगे। ओके। जैसे आई के साथ आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। और इसी के साथ अगर हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, पास्ट सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आई वाज रीडिंग ए बुक। दे डैश वेरी रेगुलर, दे आर या दे वर। प्रेजेंट के लिए हम दे के साथ आर का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए हम दे के साथ वर का यूज़ करें। ओके, गॉट इट। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे फॉलो करते हुए इसके नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे। बाय।